सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको ऑल इंडिया 9th रैंक लाने के लिए। थैंक यू सर, सबसे थैंक यू। सबसे पहले एक हमारा ऑब्जर्वेशन है या क्वेश्चन जो भी आप समझो। अभी जो फ्राइडे के पहले का रवि था और आज का रवि में क्या अंतर मैं समझूं? सर वैसे पर्सनालिटी तो ये है कि पर्सनालिटी तो सेम ही रहेगी। हाँ, 4 दिन में पर्सनालिटी तो नहीं बदलेगी, लेकिन ये है कि स्टेट ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा-सा अब मेरा पीसफुल है। तो थोड़ा सही कंडीशन में मैं हूँ। मेंटली थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप अभी ये जो 5 बैठे हुए हैं या जो और आपको सुनेंगे, तो उनको जी सर। इस चेंज के बारे में एक लाइन में आप बता सकते हो? सर द फीलिंग इज़ ऑसम व्हेन हुँ, यू अचीव व्हाट यू हैव ड्रीम्ड। हुँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को इन नटसेल आप एक्सप्लेन करें 2-4 शब्दों में, 2-4 लाइन में आप बताएँ प्रिपरेशन का मेन स्ट्रैटेजी आपका क्या रहा? सर मेरा मेन स्ट्रेटजी मतलब अगर मैं नटशेल में बात करूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लिमिटेड बुक्स रहेंगी, अपने नोट्स होंगे और उनकी रिवीजन होगी। ये मैं नटशेल में बताना चाहूँगा सर, इस तरीके से तैयारी मैंने की थी। ओके, ओके, ओके। अ, मेंबर्स आप अपने-अपने क्वेश्चन टाइप करके आप यहाँ भेजें ताकि मैं उस चीज़ को ये कर सकूँ, ठीक है? ऑल मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर क्वेश्चन। और अभी स्पेशल आप पेपर 1 के स्ट्रैटेजी के बारे में अब बताएँ। सर पेपर 1 की मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने पहले प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले ली थी, अरिहंत की। अ, उसमें से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हर एक सब्जेक्ट के। तो उनको मैंने पूरा पढ़ा, उनको मैंने एक्चुअली में 2-3 बार पढ़ा था, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि क्वेश्चन यूपीएससी पूछ किस तरीके से रहा है और कहाँ-कहाँ से पूछ रहा है। इसके बाद मैंने ये किया कि एनसीईआरटी, जैसे कि आप भी बताते हैं काफ़ी बार एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एनसीईआरटीज़ के थ्रू गो थ्रू हुआ। एनसीईआरटीज़ को मैंने पढ़ा अच्छे से। उनको लगभग 3 से 4 बार मैंने पढ़ा। और इसके बाद से कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हो गई है, ऐसे हुँ, ही ज्योग्राफी के लिए। तो उन सब बुक्स को मैंने मतलब अपने सोर्सेज को बहुत ही लिमिटेड रखा था। ऑलमोस्ट 1 बुक 1 सब्जेक्ट, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। लेकिन एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सर इसमें। ओके। जो मैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को देखता हूँ, पार्टिकुलरली हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि एक फ़ियर फैक्टर होता है पेपर 2 का। पेपर 2 रियली टफ है या एक अधिक फ़ियर फैक्टर है? सर मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे भी कुछ दोस्त रहे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा सर, ये एक तरीके का मतलब इस चीज़ का हौवा बोलते हैं ना हम, सिर्फ़ वो बना हुआ है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कंटेंट जो है, वो मैटर करता है, आप क्या लिखते हो। जैसे कि एसेज़ की अगर बात की जाए, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है? ऐसे में यही जानने की कोशिश होती है, जहाँ तक मैंने समझा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं, वो पीछे रह जाएँगे और इंग्लिश मीडियम वाले आगे चले जाएँगे। सर इस तरीके का कोई मतलब मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ नहीं होती है। ओके, आपने 2020 का भी शायद रिटन क्वालीफाई किया ना? यस सर, देना या पड़ा सर मजबूरी हाँ, में। आप क्वालीफाई 2020 में भी किए, कुछ और कैंडिडेट्स हैं जो 2019 में भी किए और 2020 में भी। तो आप इस बीच में कहीं न कहीं वो एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था, आपके लिए भी होगा और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए भी। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे मैनेज किए? सर ये तो था, काफ़ी चैलेंजिंग था। ये टाइम मैंने पहली बार देखा है ऐसा, जब ऐसा स्टेट आ गया था कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले पहले से ही चल रहा था इस एग्ज़ाम में, और फिर बाद में कुछ को केसेज़ वगैरह के कारण भी और डिले हो रहा था। तो ओके, हाँ, हालाँकि सर ये नॉर्मल है, काफ़ी सारे बच्चे कर रहे थे, लेकिन ये है कि मैं धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को जो है हल्का-फुल्का रिवाइज़ करता रहता था, और साथ में अपने आप को एंटरटेन करना, गाने सुनना, जो भी हॉबी है, उसको परस्यू करना। तो हल्का-फुल्का सर कंटीन्यूअस रहा। मैंने ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कट डाउन रहा हूँ मैं स्टडीज़ से, ऐसा ओके। नहीं था। एक क्वेश्चन आनंद देव का है, तो उनका वॉइस नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर, मैं देख लेता हूँ। आनंद का, आनंद देव का। हाँ, हाँ। हाँ सर, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू गेट एक्सीलेंट मार्क्स इन बोथ ऑफ रिटन पेपर, बिकॉज आई थिंक इट इज द एग्जाम वेयर रिटन मार्क्स मैटर्स मच। हाँ हाँ, तो
मतलब ये है कि आनंद भाई, मैं आपको ये तो नहीं बोलता कि मतलब एक्सीलेंट या फिर परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी वो ये रही थी। जैसे पेपर 1 का तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा फोकस करें और इसके बाद अपने नोट्स बनाएं खुद के। जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और उनका बहुत आसानी से जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाते हैं। और इस पूरे एग्जाम का अगर मैं एक बोलूँ कि एसेंस क्या होता है पेपर 1 का, तो पेपर 1 का एसेंस यही है कि आप रिवीजन करो बार बार। बहुत ही लिमिटेड सोर्स रखो लेकिन रिवाइज उसको बार बार करो। मैंने भी क्वेश्चन सिर्फ 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने इस पेपर 1 में, क्योंकि मैं लिमिटेड रखना चाहता था लेकिन एक्यूरेसी मैं चाहता था कि ज्यादा आए, वो मैंने कोशिश की वहां पर। और पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 का मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो ये था कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनको पढ़ें। वैसे प्रेफर करें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करें ताकि थोड़ी बहुत वोकैबुलरी, लिखने का स्टाइल जो होता है वो सब आपका अच्छा हो, इम्प्रूव हो, क्योंकि फाइनली सेकंड पेपर में एसए के अलावा तो आपको बाकी सब इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो इसमें क्या कीजिए कि जो भी न्यूज़पेपर में आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में कुछ आया, तो अब 2 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई फॉर में बोल रहा है, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो फॉर के आपको अच्छे लगे या जो अगेंस्ट के आपको अच्छे लगे, उनको नोट डाउन करते रहिए। और उस चीज़ को ऐसे करके आप एक बुक बना लीजिए, मैंने भी बनाई हुई थी। और क्या है, यहाँ पे फॉर्डर पॉइंट इकट्ठे होते रहेंगे हमारे, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं। उन मतलब वहाँ से आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं और उनको रिवाइज करते रहिए। फिर जब भी आप अपना एसे लिखेंगे या आर्गुमेंट लिखेंगे, उसमें वो चीज़ें काम आएँगी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको चलना चाहिए, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। ओके, अंकिता पूछ रही है आपसे कि पेपर 1 के लिए कुछ सजेस्ट करें। पेपर 1 के लिए, तो सॉरी, हाँ, सर पहले पहले आप सॉरी सॉरी पेपर 2 के लिए पेपर 1 के बारे में थोड़ा-सा उनको बता दें और पेपर 2 के मेनली पेपर 2 के बारे में उनको बताएँ। सर 1 के बारे में तो मैं यही कहूँगा, जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी अगर बताऊँ तो मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत लो, उसके अलावा कुछ और मत करो। ज्योग्राफी की बात की जाए तो एनसीईआरटीज़ मेन है, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी को मत छोड़ो। साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ो, उसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ, ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो होती हैं, तीनों बुक्स आपने भी कवर करवाई हैं उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाता है वहां से, उसको उठा लो। और उसके अलावा स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, काफी मोटी होती है, उसको पढ़ने में ना आप मेंटली भी एक तरीके से मतलब वो डिस्करेज हो गए कि इतनी मोटी बुक है यार, कैसे उसको वापस बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके नोट्स बना लो। करीब 40-45 पेजेस में ये नोट्स बन जाएंगे आराम से। फिर उनको ये जो हो गए ना 4-5 सब्जेक्ट, फिर इनको क्या करो, बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, या फिर नए मॉक टेस्ट जो आते हैं, काफी सारे लोग जैसे आपने अपने अकेडमी अपने उसमें चैनल पे ला रखे हैं, मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, तो आप वो कर सकते हो। उनसे बहुत बेनिफिट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पा रहा है और हमें कमियां भी पता चलती हैं साथ साथ, जिनको हम ओके, रेक्टिफाई आपका कर सकते हैं। एक पूछ रहे हैं कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा यूपीएससी के साथ? अच्छा, तो इंटरव्यू तो वैसे मैंने बहुत सारे दिए हैं। मैं डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैं करीब 11 बार कॉन्फिडेंस आउट हूँ। तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं और जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मेरे वीक पॉइंट्स, मेरे ओवरऑल पर्सनैलिटी, मैं कहूँगा फाइनली जो मैं आज हूँ, वो कहीं न कहीं उन फेलियर्स और सक्सेसेस की वजह से ही हूँ। तो इंटरव्यू का मेरा ये एक्सपीरियंस जो था, अच्छा था, पर देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर बेटर। तो मुझे ऐसा मतलब पर्सनली 100% सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ था। देख के जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, उस हिसाब से क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा नहीं आया। बट ये तो फाइनली मतलब ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। मज़ा आता है उनसे बात करके, वो भी आपको एक बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था सर वो। ओके, आपका इंटरव्यू के ड्यूरेशन में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिससे कि आपको लगा कि हमें अच्छा इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे? ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। सर मैं मतलब मैं कहीं पे भी मैं बोलूँगा मैं नर्वस नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। एक जो मैंने बताया कि ये डिफेंस वाली जो चीज़ है, मैं करता रहा हूँ उसको, तो उस वज़ह से ना नर्वसनेस नहीं थी मेरे अंदर। दूसरा मैं कई जगह हँसा भी हूँ, मतलब नॉर्मल जो हँसते हैं हम, मैं उस तरीके से हँसा भी हूँ। तो वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से एक पॉज़िटिव साइड में गया है कि हाँ, ठीक है, ये कैंडिडेट जो है, ये मतलब नॉर्मल रह सकता है, थोड़ा-सा प्रेशर वाली कंडीशंस में भी। तो वो शायद मेरे फ़ेवर में गया है। ओके, ओके, ओके। अब ये अर्जुन सिंह पूछ रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो लास्ट 4 टू 5 मंथ प्रिपरेशन में? तो
4 to 5 मंथ सर मेरे हिसाब से, अगर मान लो जिन्होंने बिल्कुल ही अफ्रेश स्टार्ट किया है, नया स्टार्ट किया है, तो उनको तो बिल्कुल मतलब जैसे मैंने बताया, और नोट्स बनाओ, एनसीईआरटीज करो और उन्हीं को रिवाइज करो, वो करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में पेपर 2 की जो बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें से नोट डाउन करनी है इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि देखो 4 पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। जैसे रिपोर्ट है, इंडेसेस हैं अलग अलग, ठीक है, उनको अगर आप कोट करते हो अपने एसेज में, अपने रिपोर्ट राइटिंग में, आर्ग्यूमेंट्स में, तो वो आपको एक एज देते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो, आपके पास फैक्ट्स हैं। तो वो चीजें करने के लिए आपको नोट डाउन करना होगा एक बुक पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, ओके। ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। ये कम्प्रीहें एक क्वेश्चन है कि कम्प्रीहेंशन जब हम लिखते हैं पेपर 2 में, तो क्या उसको नेसेसरी पॉइंट्स लिखना होता है या फुल रीडिंग कम्प्रीहेंशन को हमको लिखना होता है उसमें से, यानी कि कुछ ही पॉइंट को सेलेक्ट करें या ब्रॉड में लिखें? सर मैंने तो इस तरीके से अटेम्प्ट किया था कि जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है आप वही लिखो। मतलब ये सीबीएसई का एग्जाम नहीं है कि जहां पर सिर्फ आप शीट भर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट इज फॉर द कंटेंट दैट मैटर्स, और जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो पूछा गया है आप कॉम्प्रिहेंशन में से उतना ही उठाइए कि लगभग 2-3 लाइन में आपका वो हो जाएगा। हाँ, लगता है कि वो मार्क्स 4 है तो क्या इसमें 4 मार्क्स मिल पाएंगे, वो संदेह तो मेरे को भी होता है सर, और उसका एग्जैक्ट क्या है वो तो यूपीएससी बता सकता है। ओके। मेरे अकॉर्डिंगली ये सर वही पूछा एक गया है। क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट में सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए? टाइम मैनेजमेंट मतलब सर कैसे, एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट या हाँ, फिर वैसे एग्जाम पढ़ना एग्जाम पढ़ाई? के ड्यूरेशन में टाइम मैनेजमेंट। तो सर मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रही है कि आप सबसे पहले वहां से शुरू कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर को जहां पे आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो। जैसे मान लीजिए साइंस का एक सेक्शन स्टार्ट होता है पेपर में, आप वैसे नॉर्मली एक बार पेपर को देख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन लोकेटेड है। तो ऐसा होता है कि साइंस के क्वेश्चन लगातार 20 पे आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन लगातार 20 पे आते हैं, तो वो एक सेक्शन हमारे सामने दिख जाता है। तो आप वहां से शुरू कीजिए जहां से आपको कॉन्फिडेंस हो। जैसे मेरे लिए साइंस जो है वो मेरा बहुत अच्छा रहा है, मैथ्स जो है वो भी अच्छा रहा है, तो मैं वहां से शुरू करता हूँ ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इतना तो मेरा सही सही जाएगा ही। तो वो करना होता है। अब जनरली हम क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने भी गलती की थी कि शुरू के कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं आए और मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि अब क्या होगा मेरा। तो वो हड़बड़ाहट आ जाती है जिसकी वजह से हम नर्वस हो जाते हैं और फिर और मिस्टेक्स करने लग जाते हैं। बबलिंग में भी हम मिस्टेक्स करते हैं। बबलिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। बबलिंग में क्या करो आप, ये मान के चलो कि आपको आखिरी के 10 मिनट जो हैं 10 ताकि बबलिंग उसके लिए आप फाइनली चीज है जिसको आप बताइए कि हाँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है। ओके। ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आप कुछ स्पेसिफिक बताएं। सर रिपोर्ट राइटिंग का एक अच्छा तरीका तो ये होता है कि जैसे न्यूज़पेपर आते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे रिपोर्टिंग किस तरीके से की गई है। जैसे मान लीजिए अभी तपोवन में ये जो डेल्यूज हुआ है, बाढ़ आई है वहाँ पर, तो उसकी अगर हम रिपोर्टिंग देखेंगे तो वहाँ पे बताया होता है कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर टाइम पर और ये लोकेशन है, यहाँ पर बाढ़ आई है। उनका तरीका हमें एक बार देखना होता है, देखना चाहिए कि वो किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। तो वहां से एक तो हिंट लिया जा सकता है। दूसरा है कि जो स्टैंडर्ड जैसे हमें नेट पे मिल जाएंगे कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग का, तो आप उसे तो मतलब ध्यान में रखिए ही रखिए, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है ना वही आपको मेरे हिसाब से तो 2-3 नंबर तो वही दिलवाएगा। जो फॉर्मेट है वो बड़ा सिंपल होता है। आर्ग्यूमेंट की बात की जाए तो आर्ग्यूमेंट में एक तो ये है कि आप जब भी तैयारी करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो अपनी रैशनैलिटी के साथ चीजों को सोचो कि इसका क्या पॉजिटिव है, क्या प्रोन्स है, क्या इसके कॉन्स है, क्या फॉर में जा सकती है चीजें, क्या अगेंस्ट में जा सकती है। जैसे फार्मूलों का चल रहा है अभी, तो क्या इसके प्लस पॉइंट हो सकते हैं वो आप सोचिए, क्या नेगेटिव हो सकते हैं वो सोचिए, और वो पढ़िए और बाकी लोगों ने क्या बता रखे हैं उनको फिर ऐसे नोट डाउन करते रहिए। थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे करके जो है मेरे हिसाब से अच्छी राइटिंग लिखी जा सकती है, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट। ओके। प्रेसी राइटिंग पे आप कुछ थोड़ा बताइए। क्वेश्चन कैंडिडेट का है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने ज्यादा कुछ तो तैयारी की नहीं थी, लेकिन ये है कि प्रेसी राइटिंग में आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप पूरे प्रेसी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसको 2 बार रीडिंग तो कीजिए कीजिए, एक बार 2 बार रीडिंग कीजिए उसको, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ किस जगह क्या चीजें बात की गई हैं। उसके बाद क्या करना है कि
मैं तो इस तरीके से करता हूँ कि जैसे मान लो 3 पैराग्राफ में कोई चीज लिख रखी है और 300 वर्ड की हो गई है, तो इसका मतलब है हमें उसे 100 वर्ड में लाना है अब। तो आप पहले पैराग्राफ को 1/3 में लाने की कोशिश कीजिए, यानी अराउंड 30 टू 35 वर्ड्स में लाने की कोशिश कीजिए। और उसमें क्या करना है आपको, अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप उसको उठा के। कई चीजें होती है जैसे इंग्लिश में हम लंबा लिखते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में छोटा भी कर सकते हैं। तो वो वहां पर एक तरीका होना चाहिए कि हमें छोटा करना है। फिर क्या करना है, अभी भी आपको जो है फाइनल में नहीं लिखना है, अपना जो आंसर शीट है उसमें मत लिखिए, अपने जो क्वेश्चन पेपर है ना आप उसी में लिखिए, ताकि मतलब हल्का हल्का, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, गंदे से राइटिंग में कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उसमें लिखिए। जब आपको ये हो जाएगा ना कि हाँ ये मेरा बन गया है, वर्ड लिमिट भी जो है मेरी, क्योंकि वर्ड लिमिट हमें ब्रीच नहीं करनी है, वो भी एक हमारे सामने टास्क होता है। तो जब आप उस तरीके से रफ में लिखेंगे उसके बाद आपको फाइनल में लिख दीजिए। ये काम ओके आपको फास्ट करना होगा लेकिन। ओके, साइंस पेपर वन में साइंस का काफी वेटेज होता है, ठीक है, ऑलरेडी आप जान रहे हो। आपने क्या किया यस सर। साइंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए? सर वैसे मेरी बचपन से ही साइंस जो है, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है साइंस में। हम्म। और मैं इंजीनियर हूँ तो मैंने उसको परस्यू किया है आगे भी। अच्छा। तो लेकिन फिर भी ये है हम्म। यहाँ पर, हाँ सर, हाँ, जिनका साइंस यहाँ थोड़ा पर फिर भी ये है कि कमजोर है उनको बताइए आप। हाँ सर, हाँ। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग जिसके पास साइंस नहीं है या है, दोनों ही तरीके से दोनों ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और उसका सीधा सा सोर्स ये है कि आप एनसीईआरटी उठाइए। मैंने एनसीईआरटी 6ठी क्लास से उठाई थी और मैंने इसको किया 10वीं क्लास तक। उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको 11वीं 12वीं से उठाना, अगर आपके पास टाइम है तो आप उठा सकते हैं, अदरवाइज कोई बड़ी इसमें बिग डील नहीं है वो। तो आप 6th 7th 8th 9th 10th ये एनसीईआरटी उठाइए और इनके नोट्स बनाइए। मेरा मानना तो ये है, मेरे पास नोट्स हैं, अगर सर आप अलाउ करेंगे मेरे को तो मैं वो नोट्स का पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, वो मेरे हिसाब से नोट्स। बहुत हेल्पफुल, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं बिल्कुल एग्जाम में। ओके। तो यही आप कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते पेपर वन में कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आइडियल अटेम्प्ट होने चाहिए? देखा जाए कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, उस 1/3 निगेटिव मार्किंग को देखते हुए कितना आपको लगता है कि अटेम्प्ट होने चाहिए? हैं। सर मेरे हिसाब से तो अराउंड 100 क्वेश्चन होने चाहिए अटेम्प्ट। अगर आपको एक सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन चाहिए, अपनी पसंद चाहिए फोर्सेस के अंदर, तो 95 से 100 क्वेश्चन आपको होने चाहिए। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है सर। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है और आप जबरदस्ती नहीं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग आप अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, ओके ओके वो चीज भी ध्यान रखनी है हमें। ओके। तो 90 रवि। से 100 अगर आप करते हैं, एक्यूरेसी अच्छी होती है। हाँ हाँ हाँ। ओके रवि, आपका 9 रैंक आया और कोई है जो 9 वो 264 में भी नहीं आए, तो उनको उस माइल का वो जो माइलस्टोन है, गैप है, उसको ब्रिज करने के लिए क्या करना है? सर मेरे हिसाब से जो लोग इसमें नहीं आ पाए हैं ना, वो बहुत ही क्लोज मार्जिन से रहे हैं, मतलब दे आर ऑलमोस्ट देयर। तो हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट था। आप अपने देखिए कौन से एरियाज जो हैं, जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया था, उस पेपर को आप एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई मेरा साइंस जो है वो वीक रहा है या फिर हिस्ट्री जो है वो वीक रहा है, तो उनको कीजिए दोबारा, उन चीजों पे ध्यान लगाइए, और आई एम श्योर एंड आई प्रे टू गॉड कि आपका अगली बार सिलेक्शन पक्का होगा। ओके। टेस्ट वगैरह की बात रही, तो टेस्ट लिखना कितना फायदेमंद है दोनों पेपर में? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर मेरे हिसाब से टेस्ट लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज क्या होता है कि रियल टाइम सिनेरियो में जब आप लिखते हैं ना, उसका जो प्रेशर होता है, वहां पर जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो बहुत अलग होता है जो हम अपना मैं बोला इनफॉर्मल तरीके से जो हम करते हैं उसकी तैयारी से। तो अगर आप टेस्ट लिखते हैं, चाहे पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए हो, जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही होता है, और फिर वो आपको आगे भी बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने वीकनेसेस बताता है आपको, और बताता है कि कौन से एरिया आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सर कम से कम 3-4 जो मॉक टेस्ट हैं वो करने चाहिए हमें, टाइम एटलीस्ट 3-4 तो करने ही चाहिए। ओके ओके। कुछ कैंडिडेट का ये होता है, टाइम से चीजों को मापते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो एज ए टॉपर के तौर पे आप थोड़ा बताएंगे कि ऑलमोस्ट आपने कितने घंटे पढ़ाई किया एवरेज? एवरेज मेरा 7 घंटे के आसपास जाता था। लेकिन मैं घंटे के हिसाब से नहीं, मेरा जब तक मतलब मेरा माइंड रहता था ना कि मैं पढ़ सकता हूँ, एब्जॉर्ब हो रही है चीजें मेरे अंदर, हम्म। तब तक ही मैं पढ़ता था सर। जैसे मैं निशाचर नहीं, मैं रात को नहीं जा सकता, तो मैं रात को पढ़ता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं पढ़ता मैं रात को। मेरे से मतलब मेरे को ब्रेन में नहीं जाता है, मैं जाग सकता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता। तो ऐसे टाइम से मापना ठीक नहीं है। जहां तक आपका फोकस रहे ना, जहां तक आप एब्जॉर्ब कर सको चीजों को, वहां तक पढ़ो।
ओके, ये जैसे है कि पेपर 1 आजकल लेंदी आ रहा है, ठीक है? तो 2020 जी, अटेम्प्ट में आपने खुद रवि आपसे हमारी बात हुई थी जब पेपर देने के बाद, तो पेपर ये लेंदी आ जी। रहा है। तो उसके उस लेंदी पेपर को मैनेज करने का कुछ जो अदर आप सपोज़ 2019 में जो देख रहे थे आप, 2019 से सपोज़ जो 2021 में दे रहे हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करने के बारे में आप बता सकते हैं? अ, सर लेंदी पेपर जैसे मैं तो ये कहूँगा कि अ, क्या होता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मान लो 3-4 उन्होंने पॉइंट्स दिए 1, 2, 3, 4 और उसके बाद वो ऑप्शन देते हैं उनकी कॉम्बिनेशन बना के अलग-अलग कि इनमें से ए ऑप्शन है 1, 2, 4 बी ऑप्शन है इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और इसमें क्या होता है आपके चांस ज़्यादा होते हैं कि आप कहीं न कहीं इस पे स्टक हो सकते हो क्योंकि आपको चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए इसके लिए। तो मेरा मानना तो सर ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को है ना बाद के लिए रखा जाए। पहले वो क्वेश्चन रखे जाए जो वन लाइनर है या जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये हमें सारा पता है। तो सर ये थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा हमें इस चीज़ को, उसमें स्टक नहीं होना है उस क्वेश्चन में। ओके, जैसे आपने इस बार पेपर 2 देखा, तो पेपर 2 काफ़ी टफ थे, ठीक है? कुछ चीज़ें पेपर 2 में टफ लगे, तो यस उसमें सर। आपका टाइम मैनेजमेंट में देखा जाए तो आपने फर्स्ट में क्या अटेम्प्ट किया या कैंडिडेट को क्या पहले ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ग्रामर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अटेम्प्ट करना चाहिए आपके समझ में? सर मैंने सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ग्रामर जनरली जो होता है वो बहुत छोटा-छोटा लिखना होता है, बहुत कम टाइम में आप उसे कर सकते हो, वो स्कोरिंग होता है। तो उससे आपको एक एश्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई मैंने 25 नंबर में से कम मेरे 15-16 नंबर तो आएँगे ही आएँगे, वो है। इसके बाद सर आप हमेशा अपने साथ एक बहुत ज़रूर रखिए और घर से है ना पहले आप टाइमिंग बना के रखिए जब आप तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं तैयारी की, तो आप एक टाइमिंग बना के रखिए कि मेरा एस्से जो है वो इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, चाहे फिर मैं मतलब बीच में ही छोड़ना पड़े मुझे वो एस्से, ये है। ओके, तो सर ओके, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैंने टाइम बनाया हुआ है कि मेरा पहला पेपर जो है उसमें मैं करीब 14 मिनट दूँगा, एस्से जो है। सेकंड पेपर में जो एस्से हैं 14-14 मिनट दूँगा उसके लिए मैं। उस 14 मिनट के अंदर आपको रफ पॉइंट्स बनाने हैं, फाइनलाइज़ करना है, उसको लिखना है, वो सारा काम करना है। और इन केस मान लो अगर वो छूट जाता है, वो रह जाता है, 14 मिनट हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप उससे ना आगे बढ़ जाइए। उससे अगले वाले को अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको टाइम का पता रहेगा कि हाँ भाई मैंने टाइम को इस तरीके से बाँट रखा था और मेरा इस तरीके से हिसाब चल रहा है। फिर क्या होगा आखिरी में आपके पास कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर बचेगा। तो आप उससे है ना उसको आखिरी में जो है थोड़ा-थोड़ा लाइन लिख के आप उसे फिनिश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा सारा पेपर अटेम्प्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, जो आपका इंटरव्यू रहा, उस इंटरव्यू में क्या आपसे आपके क्वालिटी और जो कुछ आपने डीएएफ में लिखे थे, उससे क्रॉस क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा? हाँ, सर मैं बोलूँगा कि 30% क्वेश्चन जो थे वो डैप से थे मेरे, बाकी 70% करंट अफेयर बेस्ड थे। हाँ, तो तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, किसी चीज़ को आपने जवाब दिया, तो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया? तो क्रॉस क्वेश्चन तो एज़ सच मेरा नहीं हुआ है। क्रॉस ओके, क्वेश्चन ओके। कोई नहीं हुआ है सर इस तरीके से, कोई डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए थे। ओके, हाँ, ओके, ओके। सो यदि आप देखोगे तो फिजिकल टेस्ट जो है फिजिकल और मेडिकल जो है, तो मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यस फिजिकल सर। टेस्ट जो है, तो उस फिजिकल टेस्ट में आपको कुछ सजेशन जो कैंडिडेट को क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखता हूँ कि फिजिकल में भी छँट जाते हैं, तो उसके लिए कुछ यस सर। सजेशन देना चाहेंगे? सर पहली चीज़ तो यही मैंने जो देखी है मतलब बाकी लोगों में, वो बहुत लाइटली लेते हैं इसे। ये फिजिकल तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सर, फिजिकल अपने आप में एक एलिमिनेशन राउंड है, तो इसे लाइटली लेना मतलब बहुत ही मूर्खता करना है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ा ब्लंडर है वो। ओके, तो उसको ओके। लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है और मेरे हिसाब से आप 2 महीने पहले जब आपको एक्सपेक्टेड हो कि हाँ, इस टाइम तक आ सकता है, उससे 2 महीने पहले अपना फिजिकल का तैयारी करें अच्छे से। ओके, यदि मैं चारों इवेंट को लूं फिजिकल में मेल के लिए 4 इवेंट होते हैं और फीमेल के लिए 3 इवेंट होते हैं तो उस 4 इवेंट में आपको सबसे ये टफ कौन सा लगा ज्यादा? सर लॉन्ग जंप सबसे ज़्यादा टफ था मेरे लिए। ओके, ओके, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है मैं कैंडिडेट्स को देखा हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं लॉन्ग जंप में ही क्या होते हैं। यस। तो लॉन्ग क्या जंप में मेजर मिस्टेक क्या करते हैं कैंडिडेट? सर मेजर मिस्टेक सर लॉन्ग जंप मेरे हिसाब से एक बोलते हैं ना मेथड होना चाहिए चीज़ को करने का। वो मेथड होना चाहिए यहाँ पे। मेथोडोलॉजिकल तरीके से काम करना। आपको मैंने तो जैसे अपने कदमों को नापा था।
जब मैं प्रैक्टिस करता था कि भाई इतने कदम से मैं पीछे जाऊंगा और उस हिसाब से मैं रनिंग करते जाऊंगा। हम ऐसे ही कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से कि कहीं से भी खड़े हुए और भाग लिया, वैसा नहीं करना है। आप अगर अपने कदमों को नाप के करेंगे तो मेरे हिसाब से तो सर हो जाएगा ये चीज। ओके, ओके। सम टाइम ये होता है रवि, कि बहुत बार लोग कहते हैं कि वो लकी था कि उसका लिस्ट में नाम आ गया, मैं अनलकी था उसका लिस्ट में। तो आपको क्या लगता है कि लक भी कुछ फेवर करता है? सर आई थिंक मैं 100% तो इसके बारे में बिलीव करता नहीं हूँ, बट फिर भी सर हो सकता है। लेकिन पहले आपकी हार्डवर्क है, 99% आप अपना हार्डवर्क इनपुट दोगे और हो सकता है कि 1% आपका लक भी काम कर जाए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा लक जैसे कैसे काम करता है। तो हमारे फिजिकल्स में कमांडेंट सर थे, सब कुछ वीडियो अंडर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो एक बच्चे का शॉर्ट पुट जो है वो गलत हो गया, जिसकी वजह से एलिमिनेट हो सकता था। लेकिन सर ने उसे बोला चलो कोई बात नहीं, इसको चांस देते हैं एक और क्लियर कर गया वो। तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से लकी फैक्टर आ जाते हैं। ओके, ओके। अर्जुन सिंह आपसे पूछ रहे हैं कि आपका फोर्स प्रेफरेंस, तो फोर्स प्रेफरेंस मैं कैंडिडेट को बता चुका हूं कि फर्स्ट आपका आईटीबीपी है, फर्स्ट आपका आईटीबीपी, और आपने सीआईएसएफ को लास्ट दिया, जबकि कैंडिडेट का मैक्सिमम जो है, आप आज जिस लेवल पे हो तो आपका जो रैंक है, आप जो चाहते वो आपको मिलना था। तो आपका जो ये फोर्स प्रेफरेंस है उसका कारण थोड़ा कैंडिडेट्स को आप बताएं। सर मेरा ये है कि मेरे को अपनी लाइफ जो है, मतलब मोनोटोनी नहीं चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में। कोई एडवेंचर हो, थ्रिल हो, चैलेंजेस हो साथ में, वो मुझे पसंद है। क्योंकि मैं डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ तो शुरू से मेरा ये शौक है। अगर हम फोर्सेज के देखते हैं, सारी फोर्सेज अपने अपने डोमेन में बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो सब बहुत अच्छा कर रही हैं। तो आप अपना पसंद देखिए। मेरी पसंद जो थी वो एडवेंचरस लाइफ थी। मुझे माउंटेनियरिंग के लिए जाना है, मैंने ऐसा सोचा हुआ है, रिवर राफ्टिंग, और मेरे को हिमालयाज जो है बहुत पसंद है। मैं फाइनली चाहता हूँ कि मैं वहीं पर अपना स्टे करूँ, रुकूं। तो ये सब पैरामीटर्स थे जिनकी वजह से मैंने आईटीबी को फर्स्ट चुना। और ओके, एसएसबी क्योंकि सिमिलर एरिया में सर्व करता है, तो एसएसबी इसलिए मेरा सेकंड था। और सीआईएसएफ में मतलब है अपने आप में चैलेंजेस टेक्निकल तरीके से, लेकिन वहां पर ये चीजें कम है थोड़ी, तो इस वजह से वो लास्ट हुआ। ओके। असिस्टेंट कमांडेंट रवि का जन्म कब हुआ? एक रवि पर्सन है, उसका जन्म पहले हुआ, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट रवि वर्मा का जन्म कब हुआ? सर ये 5 फरवरी 2021 को हुआ। नहीं, ये तो आप सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो उसका जन्म का मतलब है कि आपके मन में कब आया कि हमें अब असिस्टेंट कमांडेंट बनना है? सर ये 2017 में आया था, जब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला था कि मतलब सीएपीएफ होते हैं, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल और बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, जहाँ पे आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं और अलग अलग डोमेन में आप जा सकते हैं। तो तब मुझे पता चला था सर कि ये असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। ओके। एक क्वेश्चन है आनंद देव का, कि कुछ लोग कहते हैं कि लोग जो सीआईएसएफ देते हैं वो डर के कारण सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि शहर में हम रहेंगे थोड़ा, और सीआरपीएफ और ये सब में गए जंगल में। तो आपका इस पर क्या टेक है? सर मैं कहूंगा कि सीआईएसएफ में भी अपने चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बढ़िया पोस्टिंग मिलेगी हर बार। मेट्रो सिटीज बहुत सारे, झारखंड का रीजन है जहाँ पे पीएसयूज है, वहाँ पे आपको पता है स्लाइड बेल्ट है पूरी। तो अलग अलग चीजों के सर अपने अपने चैलेंजेस हैं। और मैं कहूंगा सर, जब आप फोर्सेज में जा रहे हैं तो फियर को तो आप अपने पीछे रखिए। यू मस्ट बी करेजियस एनफ कि आप फोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे वो कोई भी फिर आपको मिले। ओके, ओके। ए लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट होते हैं, जैसे मैं एक्सपीरियंस ये देखता हूँ कि मोटिवेशन लेवल का जो होता है, मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, एक्सेलेंस नहीं चाहिए। एक्सेलेंस होना ये जरूरी नहीं है। एक एवरेज कैंडिडेट है, कंसिस्टेंसी रखता है, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है। तो आपको क्या लगता है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर नो डाउट आपने जो बोला बिल्कुल 100% मैं इससे एग्री करता हूँ। कंसिस्टेंसी जो है वही आपको आगे ले जाएगी। और टैलेंट तो सर इनबोर्न होता है, टैलेंट चीज। तो उसके भरोसे मत रहिए। अपना जो हार्ड वर्क है उसको कंसिस्टेंट रखिए। डेली अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसको मेंटेन रखिए। वो सर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके। कुछ टिप्स उनको बताइए थोड़ा सा। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उस पर बात हो चुकी है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, जो घबराए रहते हैं कि ऐसा लगता है कि इंग्लिश ही सब चीज सिलेक्शन में डिसाइड करता है। मैं इसी वजह से क्वेश्चन आपसे, मेजोरिटी हिंदी में ही सारी चीजों को डील कर रहा हूँ, इस वजह से कि क्या लैंग्वेज उनके मार्ग में बाधा है, या कुछ और चीजें उनके मार्ग में बाधा है?
सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मेरे हिसाब से कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज क्या होता है कि इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दें, इस तरह से पहुंचा दें कि सामने वाले को वही बात वही तरीके से समझ में आ जाए। हम्म। ये होना चाहिए। आप हिंदी में कर रहे हैं, उसे इंग्लिश में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो अगर आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, सामने वाले को ये चीज समझ में आएगी जो आप लिख रहे हैं। मैं अपना दोस्त जानता हूँ, अमित कुमार सिंह है, वो हिंदी मीडियम मीडियम के छात्र हैं और वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, सर आपको तो पता ही है। हाँ हाँ। तो आप इतने इंप्रेस हो जाओगे उसका पढ़ के कि कंटेंट क्या लिखता है ये। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसे चीजों के पीछे मत भागे कि इंग्लिश जो है वही आपको मार्क्स दिलाएगी। हिंदी जो है वो भी आपको उससे अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है, बशर्ते कि हाँ आप कंटेंट अच्छा लिखें। हाँ, यही चीजें हैं। देखो रवि, ये जब आप बोल रहे हो तो ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, और ये कैंडिडेट्स को भी पता चलना चाहिए, कॉन्वे मैसेज होने चाहिए, ठीक है ना? तो आपका 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सर पहला तो मैं डिटरमिन्ड हूँ बहुत ज्यादा। जो चीज मैंने ठान लिया उसे जिद्दीपना कहिए या कुछ भी कहिए। दूसरा है मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और तीसरा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर मेरी फैमिली है। वो मेरे साथ सपोर्टिव है शुरू से ही। तो वो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बोलूँगा सर। ओके, ओके। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ ड्यू टू टेक्निकल रीजंस के कारण कैंडिडेट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, वो मैसेज के थ्रू जो भी यहाँ चल रहा था। इन फ्यूचर अब ऐसा कोई भी उस ढंग से सेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले कैंडिडेट को भी थोड़ा जो होगा वो ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, ताकि चीज़ों को ये कर पाएँ। खैर, जो भी है बहुत अच्छा चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी जो है वो फैलते रहना चाहिए, और आगे भी चीज़ों को जस्ट कुछ 2-3 कीवर्ड में जो 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके बारे में कुछ लास्ट में बताएं, कुछ कीवर्ड्स में। सर कीवर्ड्स में जैसे मैंने अपने यहाँ पे कोट्स चिपकाए हुए हैं, मैं दिखा तो पा नहीं रहा अभी यहाँ पे। हम्म। मैंने लिखा हुआ है सेक्रीफाइस नाउ एंड एंजॉय लेटर। ओके, ओके, सही है। वो जो कहते हैं ना कि आप हाँ, अपने ट्रेनिंग में कहते हैं कि द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग ग्राउंड, द लेस यस सर, यू विल ब्लीड इन द बैटल ग्राउंड। ओके। राइट चलो, सर, ओके। राइट सर। थैंक यू रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनकमिंग डेज में जो भी है, यदि ऐसा होता है तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।